हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। द हिंदू एवं दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो 1 मार्च 2025 को चर्चा में रहने वाले करेंट अफेयर के बारे में देखिएगा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, जैसे आज का जो टॉपिक नंबर ये है कि अरेस्टिंग थॉट। अब इस अरेस्टिंग थॉट में हम लोग ये जानेंगे कि देखिएगा, जो अरेस्टिंग थॉट रहते हैं, अरेस्टिंग थॉट के माध्यम से क्या होता है, हम लोग इसमें दो चीज़ समझेंगे जिसको बोला जाता है। एक बोला जाता है पैरोल। पैरोल क्या बोलते हैं इसको? एक बोलेंगे पैरोल, दूसरे को बोला जाता है फेरोल। जो पैरोल होता तो ऐसा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक तो होता है इसमें पैरोल और दूसरा होता है फेरोल। पैरोल और फेरोल में अंतर ये है कि इसमें क्या है कि जितना भी इम्प्रिजनमेंट दिया जाता, पनिशमेंट दिया जाता, टोटल पनिशमेंट में से जितने भी सज़ा दी जाएगी उसको माइनस कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, ये जितने भी एक्यूज होता है उसका राइट है, जबकि इसमें क्या है, ये इसका राइट नहीं है। इसमें कारण बताना अधिकार होता है, इसमें कारण बताना अधिकार नहीं होता। इसमें कारण बताना कंपलसरी होता है, विशेष कारण। जैसे किसी अपराधी की जेल में बंद है, उसके पिताजी की मौत हो गई, तो क्या उसको पैरोल में छोड़ दिया जाएगा। इसमें सज़ा की कमी नहीं की जाती है पैरोल में, राइट। अब ये कि दोनों का क्या विधिक रूप है, बिल्कुल विधिक रूप है। 1894 के जब पुलिस अधिनियम है उसके तहत इसको डिफाइन किया गया है, पैरोल और फेरोल को। अब जो पैरोल रहती तो अल्पावधि में दी जाती। किसमें? अल्पावधि में। अल्पावधि मतलब कि इसमें कम समय के लिए सज़ा का प्रावधान होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 6 महीने। जबकि जो फेरोल रहता, तो फेरोल के बारे में याद रखिएगा, फेरोल दीर्घावधि सज़ा के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा है, राइट। अब यदि 10 साल की सज़ा है, यदि इसको फेरोल में 30 दिन तक छोड़ दिया, तब इसको टोटल सज़ा कितनी होगी? 9 साल 11 माह, 1 महीने कट गए। तो ये क्या, एक प्रकार से देखा जाए तो राइट है, राइट। तो इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में कि ये है, देखिएगा कि जो भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में जो ग्लोबल मुद्दे ये बना है कि जैसे अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका और इंडिया से कंपेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यूरोप, यहाँ हो जाएगा अमेरिका। तो जिसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड जिस फटा क्या बोलते हैं, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके पहले एक टर्मोलॉजी है जिसको बोला जाता है प्रायोरिटी ट्रेड। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता, इसको देखिए कि भारत और यूरोपीय यूनियन के द्वारा कब पहली बार प्रैक्टिकली रूप दिया गया था। देखा जाए तो 2006 से बात चल रही है, लेकिन क्या लागू हो पाया? नहीं लागू हो पाया। लेकिन वर्तमान में इसलिए लागू होने के चांस मुझे लग रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के द्वारा देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका के और भारत के रिलेशन जैसे थोड़ा सा घटेंगे ना, तो क्या होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जितने भी फूड प्रोसेसिंग है उसके लिए एक मार्केट के रूप में काम करेगा। कहाँ? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। लेकिन कौन कौन से एरिया होंगे देखिएगा। एक तो यहाँ ग्रीन एनर्जी आ जाएगा, ग्रीन एनर्जी के बाद यहाँ आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग के बाद इसके यहाँ आ जाएगा टेक्नोलॉजी, AI, रोबोटिक्स आ जाएगा। और इसके बाद नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके बाद आ जाएगा डिफेंस में याद रहे कि जैसे अभी इसरो के द्वारा यूरोपियन यूनियन का एक प्रोब 3 लॉन्च किया गया ना, इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के द्वारा, इसरो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसके माध्यम से क्या होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के लिए एक विकल्प के रूप में काम करेगा।
और जिसको बोला जाता है लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही को क्या बोला जाता है, एक टर्मोलॉजी में, जिसको बोला जाता है नेपोटिज्म। अब जब नेपोटिज्म का जो कंसेप्ट आता है तो देखिएगा क्या होता कि वर्तमान में भी जैसे नहीं है कि मोदी जी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सही है। लेकिन अभी देखिए मैं बताता हूँ, मैं अभी अगला जब आर्टिकल रहेगा तो उस आर्टिकल में देखिएगा कि उस आर्टिकल के माध्यम से हम लोग जब देखेंगे कि किस प्रकार से 49 सांसद MP बीजेपी के क्या है क्रिमिनल घोषित किए गए हैं, जिनमें से 32 तो साबित हो गए हैं, राइट। तो लाल फीताशाही के बारे में याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या बनाया गया, एक प्रकार से रेगुलेशन कमीशन बनाया गया। रेगुलेशन कमीशन क्या करेगा, जितने भी करप्शन से संबंधित हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिस्टेड के रूप में तैयारी करेगा। हालांकि जिसको बोला जाता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक कब का है, 1950 का है। 1950 की धारा नंबर 8 के तहत यदि किसी व्यक्ति को क्रिमिनलाइज अपराधी पाया गया तो 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, लाल फीताशाही को कंट्रोल करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा कौन, रेगुलेशन कमीशन। और क्या था, जैसे आज ही के दिन एक आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया, राइट। इसके माध्यम से क्या होगा, अधिक से अधिक गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी बनाया जाएगा, ठीक है। बट और इसी के साथ देखिएगा अगला हमारा एक आर्टिकल है, और अगला मुद्दा देखिएगा अगला कौन सा है, अगला है हमारा ये ट्रेड मुद्दे, ठीक है। और ये कि यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे इंडिया है, इंडिया के बाद यहाँ रूस है, यहाँ यूक्रेन है, यहाँ अमेरिका है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे जेलेंस्की कहाँ गए, अमेरिका के वाइट हाउस में, यहाँ बैठे थे ट्रम्प। कौन बैठे थे, ट्रम्प। अब ट्रम्प बोले कि जब युद्ध विराम सीज फायर चाहना यदि करना है तो झुकना तो पड़ेगा। तो आखिरकार किसके लिए झुकना पड़ेगा, किसके लिए बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं जेलेंस्की के लिए। जेलेंस्की क्या बोले, अब ये इसलिए क्योंकि जेलेंस्की को क्या किया जाता है, अमेरिका के द्वारा हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं। हथियार, जब हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं तो हथियार के माध्यम से क्या होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में ये क्या है कि हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके माध्यम से इनका व्यापार चलता है, किसका, अमेरिका का। अब जैसे जब अमेरिका के व्यापार चलता तो इस रूस को मदद कौन करेगा, तो ये मदद करता किसकी, यूक्रेन की, अमेरिका। अब ये चाहते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कि यहाँ है अच्छे खासे मिनरल, कितना 45 लाख करोड़ की। तो बोले कि जेलेंस्की को कि सीज फायर कर लो और यहाँ हमको 31 करोड़ अभी ले लो, और मिनरल निकालने के लिए क्रिटिकल मिनरल के रूप में देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड के टोटल क्रिटिकल मिनरल के बारे में वर्ल्ड में कितने परसेंट का योगदान है, 6% का योगदान है ओनली यूक्रेन कंट्री के द्वारा। लेकिन जेलेंस्की जी का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दा है, और ये तब तक लड़ूंगा जब तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं अपने देश के लिए एक संप्रभु देश नहीं बना लूँगा। यहाँ यूरोप के जैसे यूनाइटेड यूके के प्रधानमंत्री बोल दिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा बोला गया कि हम इसका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ ये मुद्दा है। तो अमेरिका तो क्या है, बिना पेंदी का लोटा, ठीक है। तो जितना था समझौते से आस, क्या लग सकता है, कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, किसके 3 साल हो गए, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। और अगला आर्टिकल देखिएगा कि ये है अधिकार क्षेत्र की बात। अधिकार क्षेत्र की बात कहाँ की काम कर रहे हैं, ये अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं कहाँ की, पार्लियामेंट की। देखिएगा हालांकि यहाँ पार्लियामेंट का कहना है कि ये देखिएगा कि वही है कि दोषी करार जितने भी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित याचिका है
तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ कोर्ट हो गया, कोर्ट के द्वारा क्या है केंद्र सरकार, तो अब केंद्रीय सेंटर गवर्नमेंट इसमें क्या बोल रही है कि केंद्र सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र का काम है। एमपी के जितने भी एमपी बनते, तो एमपी जितने बनते इन एमपी को सज़ा देना ना देना, कितना देना, किस नेचर तक देना, तो इसको लेकर देखा जाए तो लोगों के बीच में जो अफवाह फैला दी जाती है उसका अधिकार क्षेत्र किसके बीच में होना चाहिए, किसके अंडर में होना चाहिए, पार्लियामेंट के। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट की। इसीलिए देखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल एक्ट आरपीए एक्ट है 1950 का, तो आरपीए एक्ट 1950 के अंडर में कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जिसके अंडर में देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि इन प्रावधानों को लेकर देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को जो अपराध घोषित किया जाता है ना, 2 साल या 6 माह के लिए चुनाव को लड़ने के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये देखा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा नंबर 8 को क्लॉज नंबर 6 सालिया कारावास के मामले में रिहाई की तारीख से 6 साल तक क्या कर दिया जाता है, इनको सज़ा सुनाने का प्रावधान कर दिया जाता है। ठीक है। और अगला आर्टिकल देखिएगा, ये है अगला आर्टिकल द इकोनॉमिक्स द टाइम ऑफ इंडिया का है। सम मेरिट बेस लेटरल एंट्री इज गुड पीरियड। हालांकि मुझे तो लगता है कि जो लेटरल एंट्री है तो कुछ एरिया में होना चाहिए कि लेटरल एंट्री होना चाहिए, जैसे कि स्पेस सेक्टर में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यदि कुछ ऐसे एरिया हैं कि जहाँ के एरिया को मिलाकर देखा जाए तो लेटरल एंट्री क्या होती है, जैसे देखिएगा लेटरल एंट्री क्या होती कि बिना कंपटीशन के जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले होंगे उनको मतलब इंटरव्यू के आधार पर उच्च पदों पर क्या कर दिया जाएगा, नियुक्त अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। तो यह है लेटरल एंट्री। और अगला आर्टिकल देखिएगा, ये है आबादी नियंत्रण के लिए दक्षिण भारत को दंड क्यों मिल रहा है। देखिएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए और देखिएगा कि 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया में सेंसस चल रहा था। थोड़ा सा सेंसस के बारे में देखिएगा। जो सेंसस की घटना है तो पहली बार 1953 में हुआ, जब सीट थी कितनी, जब सीट थी 492। इसके बाद हुआ 1962, तब सीट कितनी थी 520। इसके बाद था 1972 में कितनी थी 542। अब देखिएगा अगला क्या होता। अगला मेन मुद्दा ये है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच यहाँ कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री स्टालिन है उनका भी कहना है कि हम लोग अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको उस कंट्रोल करने का दंड राजनीति रिप्रेजेंटेटिव में क्यों दिया जाता। तो देखिएगा अब जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे 2029 में लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन के माध्यम से यदि देखा जाए तो लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, उसका जो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा क्या किया जाएगा पता है, 2021 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन किया जाएगा। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों को जनसंख्या का लोड लेने मतलब सीटों का प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 15 लाख जनसंख्या पर एक सीट, तो वर्तमान में कितनी है 142 करोड़, तो टोटल कितनी सीट हो जाएंगी 943 सीट हो जाएंगी, राइट। तो इसको याद रखिएगा। अब ये है अगला आर्टिकल, क्या बिहार को नए किस्म की राजनीति की दरकार है। तो देखिएगा बिल्कुल सही बात बोले है। इसमें जब राइटर के अकॉर्डिंग देखिएगा कि राइटर ये बताते हैं कि जो बिहार है, बिहार में देखा जाए तो कितने दशक से 3 दशक से
3 दशक से लेकर जितने भी यहाँ पार्टी हैं, तो बिहार को बीमारू राज से बाहर नहीं निकाला गया। अब जो बीमारू राज है उसका कंसेप्ट क्या होता है? पिछड़े राज। राजस्थान, एमपी, यूपी और बिहार, चारों को मिलाकर बोला जाता है बीमारू राज। तो क्या वर्तमान में नहीं लगता कि जो यहाँ की सरकार है जितनी हैं, तो यहाँ की जनता को अपनी दिमाग के ढक्कन खोलना चाहिए और देखना चाहिए, विकास के आधार पर मतदान करना चाहिए। वर्तमान में यहाँ का जो डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ये है कि 17% इस मुस्लिम है और 14% कौन है? यादव। अब यदि इन दोनों कम्युनिटी के द्वारा, जाति के द्वारा जिसको वोट दे दिया जाए ना, वही विजय हो जाएगा। पता क्यों? 14 करोड़ जनसंख्या में देखा जाए तो 17 दोनों को मिलाकर कितने परसेंट हो जाएगा? 31%। 31% मान के चलो 4 करोड़ तो है, जिसको मतदान कर देंगे जीत जाना। तो इसलिए क्या विकास के आधार पर, विकास के आधार पर क्या करना चाहिए हमें? देखा जाए तो मतदान करना चाहिए, राइट। अगला देखिएगा, ये है स्वदेशी रक्षा सामग्री। तो आपको नहीं लगता स्वदेशी रक्षा सामग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्वदेशी रक्षा सामग्री, तो स्वदेशी रक्षा सामग्री इसलिए होना चाहिए, वर्तमान में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविज़न अच्छे खासे की गए, लेकिन क्या है, यदि आयात किया जाता है तो क्या, एक तो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, और ये मिलेगी भी तो बहुत लेट मिलेगी। एक तो हथियार नहीं मिलते, मिलेगी तो बहुत लेट मिलेगी, महंगा हो जाता है। तो इसलिए इंडिया, भारत सरकार को टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये गोल्डन वीज़ा किसके लिए है? तो यहाँ जैसे अमेरिका है, गलत बन गए। जो अमेरिका है तो ये बनाए गए जिसको बोला जाता है गोल्ड कार्ड। तो गोल्ड कार्ड ये बोले कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति कि 45 लाख दो, अमेरिका की सदस्यता ले लो। ये है अमेरिका के लिए, ठीक है। अब ये जो एक घटना है जिसको बोला जाता है एबुलेंस, देखिएगा, ये यूके है उत्तराखंड में जैसे यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ माणा गांव है और यहाँ बर्फबारी है। यहाँ एक कंटेनर था जिसमें कितना 55 लोग थे। 55 लोग में देखा जाए तो 33 लोग क्या हुए, तो इसमें बचा लिया गया एनडीआरएफ के द्वारा। जो कंटेनर था इसमें 55 लोग काम कर रहे थे। इसमें अब यहाँ बर्फ़बारी होती, तो बर्फ़बारी जैसे जब हुई तो यहाँ का बीआरओ के द्वारा निर्माण किया जाता था। कहाँ से? तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए उत्तराखंड से। हालांकि काफ़ी समय से काम चल रहा है, लेकिन जो रोड निर्माण करने वाले हैं, तो मुझे तो लगता कि जो जानकारी एक दिन पहले से जानकारी थी कि यहाँ बर्फ़बारी होने वाली है, उस बर्फ़बारी को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि जानकारी हो, लेकिन जानकारी यहाँ तक नहीं पहुँची। इसीलिए तो जो लोग कंटेनर के अंदर थे बच गए, जो लोग इसके भय से बाहर निकलकर भागे उनकी मौत हो गई। कंटेनर इतना स्ट्रांग है, मेंटल टफनेस के समान है कि यहाँ पास क्या ऐसी समस्या आ जाती हैं कि जिसके अंदर उपलब्ध है, तो उनके लिए कोई चैलेंजेस नहीं थे, ठीक है। तो ये था एबुलेंस के बारे में। जब हुआ एबुलेंस में क्या होता है, एबुलेंस के प्रकार देख लेना। एबुलेंस के एक राग प्रकार हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जिसको बोला था डेब्रिस के बाद राग के बाद एक 3 टाइप के होते हैं। जो डेब्रिस रहते हैं इसमें क्या रहेगा? चूना, पत्थर, बालू, कंकड़ सब रहेंगे। और एक जिसको बोला जाता आइस, 3 टाइप के, राइट। अब एबुलेंस और लैंडस्लाइड में अंतर होता है, ठीक है। एबुलेंस में क्या है, आइस के टुकड़ों का
पिघलते हैं, जबकि वहाँ लैंडस्लाइड में केवल लैंड का स्लाइड होना किया जाता है, राइट। इसमें आइस रहता है, ये इसमें दोनों में अंतर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।